मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स चैप्टर 1। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि रियल नंबर्स होते क्या हैं भाई? रियल नंबर्स क्या होते हैं? सिद्धार्थ, रियल नंबर क्या होते हैं? Sir, which have both irrational and rational numbers. अच्छा, रियल नंबर्स क्या होते हैं? क्लास 9 तक आप लोगों ने इसको अच्छा, ये क्लास 10th में है भी नहीं। ये मत सोचना क्लास 10th में हम लोग रियल नंबर्स को पढ़ेंगे, नहीं। रियल नंबर्स जो अभी तक थे, हम लोग कुछ एडवांस चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, एक है तुम्हारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। सब वो डिलीट हो गया। कौन सा? यूक्लिड वाला है, दोनों। यूक्लिड का इंट्रोडक्शन है। अरे पेज पहले, अरे रुको रुको, इस पेज को ऐसे आगे मत लेके जाओ, पीछे करो, फर्स्ट लाइन पढ़ो, उसमें मिल जाएगा आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। Sir, मिल गया? teachers के ऐसे डिलीट हो गया क्योंकि मैथ तो दो उसके चैप्टर हैं। एप्लीकेशन डिलीट हो गए हैं, हाँ, क्वेश्चन वगैरह। ठीक है। उसके जो एप्लीकेशंस हैं वो डिलीट हो गए हैं, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स जो है वो तो बहुत अच्छे से आएगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, अच्छा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स होते क्या हैं? 0 to इन्फिनिटी। नहीं, रियल नंबर्स की एक बहुत सही डेफिनेशन ये है कि नंबर्स प्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, प्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। वो सारे नंबर जो नंबर लाइन पे प्रेजेंट हैं, उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। समझ में आ गया? अभी है, इंटीजर्स भी होते हैं, अभी समझेंगे हम लोग, इसका आगे और समझेंगे। अभी समझ में आ गया रियल नंबर की डेफिनेशन? आप लोग क्या लिखोगे? द नंबर्स विच आर प्रेजेंट ऑन दी नंबर लाइन आर नोन एज रियल नंबर्स। समझ में आ गया? अच्छा, तो नंबर लाइन ये है हमारी, ये मैं थोड़ा छोटा सा रिवीजन करा रहा हूँ। अरे एबिगेल एंड सृष्टि, बातें नहीं करनी है, ठीक है। हाँ, तो ये मान लो कोई एक नंबर लाइन है और इसके बीच में ये हो गया 0। समझ में आ गया अभी? फिर ये मान लो 1 2 3 4 5 6 7, और आगे अगर आप चलते रहोगे तो ये प्लस साइड इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या आएगा? प्लस साइड इन्फिनिटी, ठीक है। सेम ऐसे अगर 0 से आप इस तरफ चलोगे तो ये -1, फिर -2, -3, -4, -5, -6, इस तरीके से करके चलता रहेगा, और इधर माइनस साइड इन्फिनिटी। अरे आप दोनों बातें मत करो। हाँ, अभी समझ में आ रहा है? अभी तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 5 6 7 -8 अप टू। अब समझो ज़रा क्या है। आपने जितने भी नंबर्स अभी तक आपने पढ़े हैं, जैसे क्या क्या नंबर पढ़े आपने? नेचुरल नंबर पढ़ा आपने अभी तक, नेचुरल नंबर्स, और ये सब जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, ये अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया है, बट मैं थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ। होल नंबर, फिर इंटीजर्स, और इंटीजर्स भी 3 अलग अलग टाइप के होते हैं। 3 अलग अलग टाइप के इंटीजर्स कौन कौन से हैं? एक है पॉजिटिव, फिर है 0, और फिर है नेगेटिव, ठीक है। इनके बाद एक और नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा जो है रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, और इसके बाद एक और नंबर आप लोगों ने पढ़ा है क्या? इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊंगा कि भाई ये जो नंबर्स हैं, जैसे अगर मैंने आपको बोला कि रियल नंबर्स उनको बोलते हैं जो नंबर लाइन पे प्रेजेंट होते हैं,
तो एक क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि क्या कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो कि रियल नंबर पे ना, मतलब नंबर लाइन पे ना प्रेजेंट हो या फिर रियल नंबर ना हो, ठीक है। तो क्या ऐसे कोई नंबर हो सकते हैं? तो एक नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया √-2, या फिर मैं बोल रहा हूँ √-4। आप बताओ कि आप इन दोनों नंबर्स को क्या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाओगे? अगर आपको लग रहा है कि ये इसकी वैल्यू -2 आ जाती है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, किसी को लग रहा है ऐसा होगा? लग रहा है सिद्धार्थ? अब नहीं लग रहा है। तो ये चीज़ गलत है, इसका सॉल्यूशन ये नहीं होता है, क्योंकि आपको ये पता है कि 2 का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 2 × 2, जिसका आंसर है 4। समझ में आ रहा है अभी? अच्छा, -2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? -2 × -2, इसका भी आंसर 4 आ गया। समझ में आ रहा है अभी? इसका मतलब अगर आप √4 करोगे तो उसका आंसर या फिर +2 आएगा और या फिर -2 आएगा। तो हम लोग सिंपली इसको +-2 लिखते हैं। समझ में आ रहा है? इसका मतलब -4 की वैल्यू ये नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये जो नंबर है ना, जो रूट के अंदर माइनस में जो नंबर्स होते हैं, ये इमेजिनरी नंबर होते हैं जो कि आपके नंबर लाइन पे प्रेजेंट नहीं है। एक आयोटा फंक्शन करके हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, तो उससे आप इसको समझोगे कि ये जो नंबर्स होते हैं ये इमेजिनरी नंबर्स में आएंगे और रियल नंबर्स का पार्ट ये नहीं है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब कि देयर आर सम नंबर्स विच आर नॉट प्रेजेंट ऑन दी नंबर लाइन, ठीक है। ये जो नंबर्स अभी तक आपने पढ़े हैं क्लास 6, 7, 8 तक में जो आपने नंबर्स पढ़े हैं, ये वाले नंबर्स, ये सारे कौन से नंबर्स थे? रियल नंबर्स थे। इर्रेशनल भी आपका कैसा है? रियल नंबर है। जैसे अगर मैं आपको एक इर्रेशनल नंबर बोलूं कि 1.0100010001 फिर 4 × 01, आगे ये नंबर चलता जा रहा है, तो क्या ये नंबर नंबर लाइन में प्रेजेंट होगा? तो होगा। ये नंबर भी नंबर लाइन में प्रेजेंट होगा, और ये नंबर क्योंकि 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो मतलब इसके बीच में ही कहीं प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ रही है अभी? ठीक है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ना, ये सारे के सारे नंबर्स कहाँ पे हैं? नंबर लाइन पे प्रेजेंट है। अब आप मुझे ये बताओ कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे मान लो आपका 1, 2, 3 अप टू पॉजिटिव साइड इन्फिनिटी, ये हो गया नेचुरल नंबर्स। होल नंबर क्या हो गए? 0, फिर 1, 2, और इस तरीके से करके आप इसको इन्फिनिटी तक लिख लोगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नमस्ते नमस्ते, आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो। सो अभी तो अपना होल नंबर जो है, जो होल नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे 0, 1, 2, और इस तरीके से आप 1, 2, 3 और अप टू इन्फिनिटी तक जा रहे हो आप, ठीक है। अच्छा, इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारे क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और इधर ये सारे क्या हैं? नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और बीच में ये 0, ये भी इंटीजर हो गया। तो इंटीजर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। लेकिन इन तीनों की एक खासियत है कि ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? कंप्लीट नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं ये? कंप्लीट नंबर्स होते हैं। ऑल दीज 3, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, या फिर इंटीजर्स हो, ये क्या होते हैं? ये कंप्लीट नंबर्स होते हैं। कंप्लीट नंबर्स। अब जरा इसको समझो कि कंप्लीट नंबर का मतलब क्या हुआ। जैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने आपको पूछा कि 1.5 कैसा नंबर है? नेचुरल है, होल है, इंटीजर है, क्या है? बताओ। 1.5 कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, या कैसा है? इन तीनों में से है कोई? तो इन तीनों में से कोई सा भी नहीं है ये, ठीक है। कोई सा भी, चाहे वो होल, नेचुरल नंबर भी नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर भी क्या है? कंप्लीट नंबर्स हैं। या तो फिर 1 होता या फिर 2 होता। इसके बीच में कोई सा भी नंबर अगर आप लिखते हो ना, तो वो इन तीनों में से कोई सा भी नहीं होगा।
अभी समझ में आया कि ये तीनों नंबर कैसे हैं, कंप्लीट नंबर्स हैं। ऐसे अगर मैं ये लिखूंगा -1, तो ये है तुम्हारा नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे लिख दिया आपने -1.5, तो फिर ये नेगेटिव इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर्स होते हैं, इधर -1 और -2, बिटवीन -1 एंड -2 देयर इज नो नेगेटिव इंटीजर। समझ में आ गया अभी, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये सारे क्या हैं, कंप्लीट नंबर्स हैं। इसके बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर नोन एज रैशनल नंबर्स, वेयर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, वेयर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, क्या 5 रैशनल नंबर है? क्योंकि हम लोग इसको 5/1 लिख सकते हैं, वैल्यू 5 ही रहेगी। तो क्योंकि आप इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, इसका मतलब ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि आप इसको 5/1 लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे आप इस नंबर को कुछ भी करके P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, तो एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर द इर्रेशनल नंबर्स। इतना समझ में आ गया? अभी सबको समझ में आ रहा है? ये सब जो था ये था अभी तक का बेसिक, ठीक है, जो आप लोगों को अब तक क्लास 6, 7, 8, 9 यहाँ तक आपको चीज़ें पता होनी चाहिए थी, ठीक है। अब आता है क्लास 10th का रियल नंबर। तो क्लास 10th में आपको जो रियल नंबर्स पढ़ना है उसमें दो चीज़ें मैंने बताई। एक तो क्या बताया, जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। और जो दूसरा है वो क्या है, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। और आपको मतलब ये दोनों चीज़ें ना बहुत सिंपल है। अगर आपने एक बार भी इस पर ढंग से ध्यान दे दिया तो ये दोनों ही चीज़ें आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और क्योंकि आपके पास ना इसके क्वेश्चंस नहीं के बराबर आएंगे, किसके, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। बल्कि फर्स्ट चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है ना तो वो बेस्ड रहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर, ठीक है। अब जरा हम लोग ये देखते हैं कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम है क्या। आपको ये पता है कि अगर कोई भी एक नंबर है, लेट सपोज कोई एक नंबर है, मैंने नंबर लिया 10 मान लो, ठीक है, और हम लोग 10 को डिवाइड कर रहे हैं बाय 3। अगर हम लोग 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो एग्जैक्टली आप इसको कैसे लिखोगे, 10 इज इक्वल्स टू 3 × 3 + 1, ये तो लिखोगे। ये कैसे करके आएगा कि अगर आपने 3 से 10 को डिवाइड किया तो 3 3 जा 9 अपॉन में 1 बचेगा, मतलब रिमाइंडर में 1 बचेगा। सो इसी चीज़ को ना, ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम बोलते हैं, जो अभी तक आप करते आए थे। क्या था इसमें कि इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय, लेट सपोज इसको हम लोग, मैं इसको पूरा लिख करके देता हूँ आपको। इफ़ अ पॉजिटिव इंटीजर a is divided by any other positive
integer b, then we then are be any remainder such that r is less than, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो किससे, लेट्स सपोज अगर आप b से डिवाइड कर रहे थे तो b से छोटा होगा। ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और इसका यूज़ किस चीज़ के लिए करते थे हम लोग, इसका यूज़ किस चीज़ में आता है, फॉर फाइंडिंग HCF फाइंड करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते थे हम लोग, मतलब क्लास 10th में जब तक ये था टॉपिक तब तक HCF फाइंड करने के लिए आता था। और फाइंडिंग HCF बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये इस तरह के टॉपिक हुआ करता था। अभी के लिए वो टॉपिक हट गया है, ठीक है। अब वो आपको पता है डिवीजन एल्गोरिथम से वो HCF कैसे फाइंड करता है, ठीक है। एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो कि आपको कोई भी दो नंबर बताओ, जैसे 12 एंड 15 मान लेते हैं, ठीक है। सो 12 एंड 15, क्वेश्चन ये है फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 15। ये मान लो कोई ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम को कैसे लगा रहे थे कि इन दोनों नंबर में जो छोटा नंबर है ना, उस नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर दो। तो 12 से हमने डिवाइड कर दिया था किसको, 15 को। तो 12 1 जा 12, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। अब 3 से किसको डिवाइड करना था, 12 को। तो 12 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स में यहाँ पे 12 आ जाएगा और रिमाइंडर हो जाएगा 0। ये समझ में आ रहा है। तो लास्ट नंबर जिससे आपने डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ रहा है, वो लास्ट नंबर क्या होता था, इन दोनों का, जो दो नंबर्स आपको गिवन थे उन दोनों नंबर का क्या होता था, HCF। समझ में आ रहा है। तो ये बोलता है तुम्हारा कौन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, कि अगर आपको कोई दो नंबर दे रखे हैं, उनका आपको HCF अगर फाइंड करना है तो आप उन दोनों में से जो छोटा नंबर है उससे बड़े नंबर को डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आ रहा है उससे फिर जिससे आपने डिवाइड किया था उसको डिवाइड करो। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसके आगे भी आप, जैसे मान लो यहाँ पे अगर कोई 2 आ जाता है मान लो अगर, तो फिर 2 से आप किसको डिवाइड करते हैं, 3 को करते हैं। फिर अगर कुछ आता तो फर्दर और डिवाइड करते जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आया तो उस टाइम जिससे आपने डिवाइड किया था वो क्या हो जाता है, आपका HCF हो जाता है। जैसे इस केस में जो HCF आ रहा है वो क्या है, आपका 3 है। समझ में आ गया अभी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या था और उससे क्या एप्लीकेशंस थे, ठीक है। आसान चीज़ थी ना ये चीज़ तो आप स्टार्टिंग से करते आ रहे थे, डिवीजन, बस उसको उन्होंने क्या किया है, उसको डिटेक्ट कर दिया कि एग्जैक्टली ये चीज़ क्या है। अच्छा, इसको ज़रा समझो भाई, अगर आप किसी एक नंबर से डिवाइड कर रहे हो, मान लो मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या रिमाइंडर में 4 से बड़ा ना, मतलब 4 आ सकता है क्या भाई। अगर यहाँ पे मान लो अगर रिमाइंडर में अगर आप 4 लेकर के आ रहे हो, इसका मतलब कि आप एक बार और मल्टीप्लाई करते, नेक्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई करते, तो फिर वो सही मल्टीप्लाई हो रहा होता, मतलब सही तरीके से डिवीजन हो रहा होता। तो मतलब कभी भी रिमाइंडर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो ना, रिमाइंडर उससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब जैसे ये 1 है तो 1 3 से छोटा है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे 22 से डिवाइड कर रहा हूँ 54 को, या फिर किसी भी एक नंबर को 57 को, कितने भी टाइम्स अगर आप डिवाइड कर रहे हो जब तक की पॉसिबिलिटी होगी, तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या 22 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। बस उसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है A, उसको आप किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हो जिस नंबर को आपने B बोल दिया, ठीक है, तो वो आपको एक रिमाइंडर देगा। जो रिमाइंडर की प्रॉपर्टी क्या होगी कि वो आपका B से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो सही है ना। ये था आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसका यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, HCF फाइंड करने के लिए, और इस तरीके से HCF फाइंड होता था। अभी के टाइम पे आपके पास ये चीज़ तो है और ये चीज़ भी लिखी हुई है, ठीक है,
बट ये एप्लीकेशंस हट गए हैं अब, ठीक है, एप्लीकेशंस हट गए हैं इसके, मतलब सिर्फ उन्होंने थ्योरेटिकल पार्ट दे रखा है आपको। मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन अगर आएगा तो ये आ सकता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज यूज्ड टू फाइंड, आगे फिर उन्होंने कुछ ऑप्शंस दे दिए, ठीक है, और उसमें फिर ऑप्शन सही क्या होगा, यूज्ड टू फाइंड एचसीएफ। समझ में आ गया अभी, ठीक है, यहाँ तक है, बस इतना है ये। इसके बाद जरा आगे देखते हैं। अब जो पूरी कहानी शुरू होगी वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ठीक है, और पूरा चैप्टर आपका इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं जरा। है ओहो, और एक आईब्रो पे भी है, वो ऐसा लग रहा था चोट है बट वो असल में है लाल लाल सा है, दूसरी आईब्रो अब सही है अभी भी है क्या? ना ना अब सही है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो जरा हम लोग समझते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स ये बोलता है, उसके लिए आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, वो है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स पता है क्या होता है? सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये बताओ कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स कौन बताएगा भाई? कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? इससे पहले आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, प्राइम नंबर पढ़े होंगे आपने, ऑड हो गया, इवन हो गया। जब आप लोग ये सब पढ़ रहे थे तो वहीं पे आपने पढ़ा होगा कंपोजिट नंबर्स। हाँ बताओ सिद्धार्थ। Sir, numbers which have more than two factors. अच्छा, नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, चलो ठीक है। नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक है। कहीं कहीं पे इसकी डेफिनेशन ये चीज़ लिखी हुई है, बट इसकी एक और डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है वो ये कि नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या? नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सर बुक में कौन सी डेफिनेशन है? ये अब क्लास 10th की बुक में तो इसकी डेफिनेशन नहीं है, बट आपके लिए जो यहाँ पे काम करेगी वो ये है, ठीक है। क्या? द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आर व्हाट? आर द कंपोजिट नंबर्स। समझ में आ गया अभी? तो बात ये आती है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जिनके फैक्टर्स एक वो हाँ, और the numbers which have only two factors, one and themselves, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, एक तो 1 से और एक खुद से, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। कोई एग्जांपल बताओ प्राइम नंबर का। 13 2 3 4 नहीं 2 3 5 7 7। अच्छा, 2 प्राइम नंबर है कि नहीं है? हाँ सर है। अच्छा, और कोई प्राइम नंबर? 11 भी एक प्राइम नंबर है। अच्छा, 9 प्राइम नंबर है कि नहीं है? नहीं है सर। समझ में आ रहा है? तो 9 ऑड है बट प्राइम नहीं है। प्राइम क्या होते हैं? जो किसी और से डिवाइड ना हो। तो 9 तो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 9 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 5 भी है, 3 भी है और 2 भी है। समझ में आ रहा है अभी? 1 को Co-prime होता है। हाँ, तो मतलब ये मान के चलो कि जो आपके लिए जो प्राइम फैक्टर्स इसमें यूज़ होंगे वो 2 से होंगे। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया अभी? तो अब ज़रा आगे समझते हैं ज़रा। अब इसका मतलब समझो कि एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या है इसका मतलब। तो जैसे ये 20 है, तो 20 को आप
प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, फिर 2 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 5, फिर 5 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 1। और इसका मतलब क्या हुआ कि आप 20 को लिख सकते हो 2 इंटू 5। समझ में आ रहा है? अभी 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। अभी समझ में आ रहा है? तो एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 5 क्या है? प्राइम नंबर है। समझ में आ रहा है अभी? तो अच्छा, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को समझते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या बोल रहा है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स ये बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as product of primes, and this prime factorization is unique. Irrespective of the place of the primes. क्या? Irrespective of the place of primes. समझ में आ रहा है अभी? तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। समझ में आ रही बात अभी? ठीक है। अच्छा, इसमें जो अभी इस लास्ट इसका जो मतलब है ना कि दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, इसको समझना जरूरी है कि इसका मतलब क्या हुआ। और दूसरा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ प्राइम्स। जरा समझो, अगर हमने इस 20 को कोई प्राइम नंबर बताओ अदर देन 2 विच कैन डिवाइड 20। 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 है ना। तो 5 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, आंसर कितना आएगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स में। अब कोई प्राइम नंबर बताओ जो कि 4 को डिवाइड करता है। 2 कितने टाइम्स में करेगा? 2 टाइम्स में। फिर से 2 से करोगे तो ये 1 टाइम्स में करेगा। अल्टीमेटली आप 20 को क्या लिखोगे? आप 20 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इंटू 2। बात समझ में आ रही है अभी? समझ में आ रहा है अभी? अच्छा, एक काम ये करते हैं कि हमने 20 को पहले तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया और ये 10 टाइम्स में जा रहा है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे किया था। नेक्स्ट, अब 10 को डिवाइड करने वाला कोई प्राइम नंबर बताओ अदर देन 2, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 से किया था। अब हम लोग कोई दूसरा नंबर देखेंगे जिससे हम लोग 10 से डिवाइड कर सकें। 10 को 5 से कर सकते हैं, तो 5 से कर देते हैं। कितने टाइम्स में जाएगा ये? 2 टाइम्स में। फिर 2 से करोगे आप 2 को 1 टाइम्स में। इसका मतलब ये क्या आ रहा है आपका? 20 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 5 इंटू 2। समझ में आ रहा है अभी? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कैसे भी करके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, यहाँ पे 2 बार 2 है और 1 बार 5 है, यहाँ पे भी 2 बार 2 है और 1 बार 5 है, यहाँ पे भी 2 बार 2 है और 1 बार 5 है। समझ में आ रहा है अभी? सो ये बोल रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ठीक है, कि दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अगर उसने 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 बार 2 और 1 बार 5 आ रहा है ना, तो आप किसी भी तरीके से करो, अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आंसर में आपको 2 बार 2 और 1 बार 5 ही मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो इस वजह से ये क्या है? ये यूनिक है। समझ में आ गया अभी? ठीक है। कोई दूसरा नंबर ट्राई करके देखना है क्या? यहाँ से क्लियर हो गया ना? है, सबको आ जाएगा यहाँ से, दिमाग में फिट हो गया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या बोल रही है कि कोई भी कंपोजिट नंबर उठा लो, उसका जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ प्राइम्स। आप प्राइम नंबर्स को आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है, बट जितने प्राइम नंबर्स आने हैं उतने आने ही हैं किसी भी कंपोजिट नंबर के
प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, इतना समझ में आ गया अभी, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना। अब बात ये आती है कि ये जो इसके यूजेस हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आप जो मैथ्स पढ़ रहे हो ना, इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, अर्थमेटिक्स ही है। ठीक है, और उसका जो फंडामेंटल, जैसे आपने साइंस में पढ़ा हुआ क्लास 9th में, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सो मतलब वो तो बेसिक चीज़ है जिससे पूरी लाइफ बनी हुई है। तो सेम ऐसे ही ये है फंडामेंटल, जिसके ऊपर पूरा बेस करते है तुम्हारा मैथ्स। ठीक है, ये वो चीज़ है। आ रही बात समझ में? तो अब इसके यूजेस क्या क्या हैं ज़रा वो देखते हैं। इसके कई सारे यूजेस हैं, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है उनमें से कौन कौन से हैं? फाइंडिंग HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स। ठीक है, और दूसरा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है जस्टिफिकेशन फॉर इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, क्या? जस्टिफिकेशन फॉर इर्रेशनल नंबर्स। जस्टिफिकेशन फॉर इर्रेशनल नंबर्स। आपके पास यहाँ पे यही है, इर्रेशनल नंबर्स। क्लास 10th में ये दो चीज़ें हैं, इसीलिए फर्स्ट चैप्टर में बहुत कम ही है। ठीक है, लेकिन मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि LCM और SCF के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन मिलेगा आपको बोर्ड्स में। ठीक है, और इसके ऊपर भी मिलेगा, 2 मार्क्स के मिल जाते हैं। ठीक है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन मिल सकता है LCM और SCF के ऊपर बेस्ड। ठीक है, और कभी कभी ये 3 नंबर का आता है। इसमें जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं जस्टिफिकेशन फॉर इर्रेशनल नंबर्स, इसमें क्वेश्चंस ये आते हैं कि प्रूव √3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, प्रूव √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। और आपको मैं बताता हूँ कि इसके लिए ना अधिकतर बच्चे वो पूरा 1.5 पेजेस का पूरी एक थ्योरी है, उसको रट करके ही जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो वो पूरा रटा हुआ रहता है एकदम से ना, लाइन बाय लाइन रटा हुआ रहता है। और ये प्री बोर्ड्स में इतनी बार आ जाएंगे ना, इसी के ऊपर आएगा क्वेश्चन, ऐसे रहता है वो, प्रूव √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, इज एन इर्रेशनल नंबर। हाँ हाँ, वो बिल्कुल सेम, और वो बिल्कुल एक 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन चलता रहता है। ठीक है ना, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों को वो समझ में भी आए। देखो, लिखना तो बिल्कुल वही पड़ेगा। ठीक है, हाँ, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको समझ में भी आए कि वो किस तरीके से उसको प्रूव किया जा रहा है कि ये एक रैशनल नंबर ही है, रैशनल नंबर नहीं है ये। ठीक है, तो मैं जब भी इसको पढ़ाऊंगा तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड LCM एंड SCF बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, सो सबसे पहले आपको, अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना आ गया ना। ये जो अभी हमने किया है, जब हम लोग ये प्राइम नंबर्स को ढूंढ करके डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इस प्रोसेस को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ज़रा अभी मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा दो पहले एक बार ना, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे SCF एंड LCM पे। मुझे ज़रा 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन बता दो, कितना आएगा, क्या क्या आएगा, फटाफट करके बता दो। 100 का बता दो, फिर 126 का बता दो, और फिर 576 का बता दो फटाफट। सॉरी, हो जाएगा। 2 का बताओ, इसका क्या होगा? हाँ, ये 5 5 जा 25, 2 जा 50, 2 जा 100, मतलब एक 2 हटाना पड़ेगा। ये आ रहा है ना? ठीक है, इसका ही बताओ फटाफट। है
ये तो इसका 2 3 स्क्वायर इंटू 7 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। 576 से कट लो मेरे को। ठीक है, हाँ सृष्टि आप भी कर रहे हो ना प्राइम फैक्टराइजेशन? स्वरित आपको हो जाएगा ना पक्का? है 576 का हुआ? आप बताओ 576 का कितना आ रहा है? आप बताओ, एक मिनट। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 है, और फिर ऐसा है 6 टाइम्स 2, फिर 3 इंटू 3 भी है। हाँ 3 स्क्वायर है 3 इंटू 64 आएगा 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, 36 इंटू 8, 64 का 36 इंटू 16। नहीं स्क्वायर नहीं ठीक है, 8 होता है ना। हाँ सही है ये, नहीं हाँ, सही है। देखो यहाँ तक आ रहा है तुम्हारा 16, और यहाँ से 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 30, सर 64 इंटू फिर अब 16 6 जा कितना होता है? 96, और 16 3 जा 48, 48 एंड 9 कितना हो गया? 57। सही तो आ रहा है? सही है ये, मतलब सृष्टि ने प्राइम फैक्टराइजेशन सही कर रखा है। चलो ठीक है, फिर इसका मतलब आप सबको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आ गया ना? ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में ये ध्यान रखना कि नंबर सारे प्राइम नंबर ही होने चाहिए। ठीक है, देख लो कहीं पे 4 नहीं आ रखा है किसी में, कहीं में 6 नहीं आया है, ठीक है, कहीं पे 8 नहीं लिखा हमने, क्योंकि ये नंबर प्राइम नंबर्स नहीं है। आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से करोगे। ठीक है, नाउ अब यहाँ से समझने में आसान रहेगा। देखो जो डेफिनेशन मैं अभी लिख रहा हूँ ना एचसीएफ और एलसीएम की, इसको लिख लेना, और जिन पॉइंट्स को, जिन वर्ड्स को मैं हाईलाइट करूँगा ना, उस पर ज़रा फोकस भी करना। एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? एचसीएफ होता है तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स with least power। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर। ठीक है, और ये एचसीएफ हो गया, और एलसीएम क्या होगा? हाँ, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स with highest power, समझ में आ रहा है? कॉमन नहीं आता इसमें। कॉमन नहीं आएगा, ऑल आएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, अब जरा मुझे ये बताओ कि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप मुझे ये बताओ, अगर कोई दो नंबर आपको दे रखे हैं, जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया 126 और दूसरा नंबर दिया 5। हेलो, नमस्ते नमस्ते। हाँ मैम, हाँ मैम, रुद्र ना अभी यहीं पे है, और अभी थोड़ी देर में जाएगा ना। हाँ ओके मैम। हाँ, तो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या हो गई? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब क्वेश्चन ये है कि अगर दो नंबर हैं, जैसे 126 है और 576 है, इन दो नंबर्स का आपको क्या फाइंड करना है? एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि एलसीएम बड़ा होगा या एचसीएफ बड़ा होगा? एलसीएम बड़ा होगा। सबको ये लग रहा है कि एलसीएम बड़ा होगा, सबको पता है ये चीज़, आपको पता है कि एलसीएम बड़ा होगा, पक्का? अच्छा, एलसीएम में
लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिखा हुआ है और HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा हुआ है। क्या रीज़न है कि ये HCF छोटा होगा और LCM बड़ा होगा? क्योंकि HCF में कॉमन लेते हैं ना, लेते हैं और LCM में सारे सब कुछ लेते हैं, सारे पावर की बेसिस पे लेते हैं। ठीक है, जो फैक्टर होता है ना, फैक्टर वो हमेशा छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो 12 है तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है ना, या फिर 12 खुद हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल हमेशा उसके इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो भले ही यहाँ पे लीस्ट लिखा हुआ है बट मल्टीपल है ना, क्योंकि तो मल्टीपल उस नंबर से बड़ा है या फिर उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और ये भले ही हाईएस्ट लिखा हुआ है बट उस गिवन नंबर से छोटा ही होगा या फिर उसके इक्वल होगा। समझ में आ गया अभी? तो किसी दो नंबर का LCM और HCF अगर आपको गिवन है, मतलब अगर फाइंड करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि LCM जो है वो बड़ा आएगा और HCF छोटा आएगा या फिर दोनों इक्वल हो सकते हैं। बट ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने बोल दिया कि नहीं HCF बड़ा रखा है मेरा और LCM छोटा आ गया, ये नहीं हो सकता किसी भी दो नंबर्स के लिए, ठीक है। आपको मैंने बोला कि फाइंड दी LCM एंड HCF, फाइंड LCM and HCF of 126 and 576। बताओ जरा HCF क्या आएगा? HCF प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कॉमन क्या क्या है जरा इसमें बताओ? 2 और 3 बस, इसमें और इसमें कॉमन क्या है? 2 और 3। 2 and 3। तो 2 into 3 लिख देता हूँ मैं विद लीस्ट पावर। तो मिनिमम पावर 2 की मिनिमम पावर, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 1। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो मिनिमम पावर कितनी हो गई? 1। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अच्छा 3 की मिनिमम पावर कितनी है? 2 यहाँ पे 3 की पावर 2 है और यहाँ पे 3 की पावर 2 है। तो मिनिमम पावर कितनी हो गई? 2 हो गई। मिनिमम पावर कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद लीस्ट पावर, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे बताओ जरा कितना हो गया ये? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अगर आप 18 से इसको डिवाइड करोगे तो ये भी हो जाएगा और इसको डिवाइड करोगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब बात आती है कि LCM के लिए क्या लिखा हुआ है? ऑल प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। तो सबसे पहला प्राइम फैक्टर क्या है? 2 है, फिर 3 है, फिर 5 भी है क्या? 7 है ना। और 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो 64 × 9 × 7। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 9 और यहाँ पे हो गया 7 और ये 8 8 8 जाओ 64, ठीक है। फटाफट जरा करके बताओ कितना आ रहा है? 64 इंटू 9 इंटू 7। सर मैं 576 सर ये आएगा 4032। हाँ अभी समझ में आ गया। तो LCM ये है और HCF ये है। अच्छा यहाँ तक पूरा समझ में आया? LCM और HCF कैसे फाइंड करना होगा है? हो जाएगा सबको समझ में आया? अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स समझ में आया पूरा है। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम उसका काम नहीं है बट इतना ध्यान रखना कि उससे हम लोग HCF फाइंड कर सकते हैं। और उसका मतलब ये होता है कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उस नंबर से छोटा होता है, ठीक है ना, डिवाइज़र, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा ना अभी? ठीक है फिर। हाँ अब सेलिब्रेट